तो आज सीधे हम ना अब हम लोग प्रस्तावना का, हालांकि एक हम देखेंगे कि प्रस्तावना भारत थोड़ा सा ही रह गया प्रस्तावना के बारे में। वैसे तो प्रस्तावना समाप्त है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, उसमें एक दो केस लिख लो कि है क्या। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान है, वैसे हो गई लंबी, लेकिन प्रस्तावना एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। प्रस्तावना हम लोग क्या शुरू करें, अगर हम आज स्टार्ट करें, हम भारत के लोग ऐसे प्रस्तावना पढ़ दें, उसमें बता दिए 5 शब्द ये वाले हो गए, इनका मतलब ओरली मैंने बता दिया। फिर 3 तरीके के न्याय, 5 तरीके की स्वतंत्रता, 2 तरीके की समता, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बद्धता, ये शब्द है मेन। बाद में तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित तो करने, अगर उसको समझना समझ लो। बाकी 26 नवंबर 1949 तारीख है। किसी एक आध एग्जाम में बिरले पूछ लिया तो पूछ लिया, हिंदी की भी आप भाई जानबूझ के गिराते हो या फिर अभी क्लास शुरू हुई अब कराई थी, जैसे हम लोग बात कर रहे तो नहीं गिरा। अब फिर हंसी के पात्र बनते हो। अच्छा बात भी नहीं है कि ये पेन क्यों गिरता है डेली इसी टाइम पे, है ना, और पीला वाला। तो पहले एक पेन चलते थे आई थिंक ऐसे, पहले क्या अभी चलते हैं कुछ लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने गले में पिलगा लेते हैं। तो आप ऐसे कर लो अगर ऐसी बात है तो, या कोई भारी पेन है दूसरा 3 रुपये वाला दे देना, पेन चेंज कर लेना अगर करना चाहो तो, अगर नहीं चल पा रहा हो। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी, प्रस्तावना में। हाँ, कि अगर हम देखना चाहें तो किसी एक एग्जाम में फिर हिंदी में बिरले पूछ लिया तो पूछ लिया कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, फिर संवत 2006 विक्रमी, इतना ध्यान रख लिया। और संवत मैंने बताया ना 1949 है, और संवत कैसे निकालेंगे, 2006 कैसे पहुँचेगा ये, इसमें कितने ऐड करें तो 2006 पे आ जाएंगे हम। हाँ, 1949 में कितना ऐड करें तो 2006 पे आ जाएंगे। जैसे अगर हम 57 ऐड करें अगर, तो 9 7 कितने होते हैं, 16। एक हासिल गया, 5 4 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1 और 2006, यानी कि 57। यानी कि जो भी ईयर चल रहा हो, अंग्रेजी ईयर, अंग्रेजी साल जो भी चल रहा हो, उसमें अगर 57 ऐड करेंगे तो हमारा संवत मिल जाता है हमें कि विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है। जैसे इस टाइम 2024 चल रही है या 25 चल रही है, 2024 चल रही है, प्लस 57 इसमें ऐड कर दो। अब लेकिन थोड़ा सा संज्ञान ये भी रखना पड़ता है कि 2024 मार्च के बाद की चल रही है, मार्च अप्रैल के बाद की चल रही है या पहले की चल रही है, क्योंकि जनवरी में भी तो 2024 चल रही होगी, और इधर यहाँ मार्च अप्रैल के बाद भी, तो यहाँ हमारा ईयर चेंज हो जाता है, मार्च अप्रैल 7 महीना से तो चेंज हो जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके हिसाब से हमें देखना है 24 में 57 जोड़ने, कई बार 58 जोड़ना, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा संवत चल रहा है। लेकिन 57 मोटा मोटा जोड़ के आइडिया लगा देते हैं कि भैया इस टाइम हमारा जो संवत चल रहा है विक्रम संवत, वो ये चल रहा है। 26 नवंबर 1949 हो गया, और ये 57 तारीख ऐड कर देते हैं, 57 वर्ड ऐड कर देते हैं। उसके बाद में ध्यान रखते हैं कि हमें मिल जाता है कि कौन सा हमारे विक्रमी संवत चल रहा है। अब प्रस्तावना में एक हल्का सा मुद्दा ये और है कि जो प्रस्तावना है, अब संविधान हम देखेंगे, संविधान आगे खुलता है पहले पेज पे, तो प्रस्तावना मिलेगी हमें यहाँ पे, बाद में आगे संविधान हम जो सब कुछ पढ़ेंगे संविधान से पढ़ेंगे। तो जब प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, हमने देखा अप्रवर्तनीय है, ठीक है, ये बाध्य नहीं है, और ये टाइगर कैसा है, टीथलेस टाइगर है, और फिर इसमें अस्पष्ट भाषा है कि भाई हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। तो मुद्दा उठाता है कि इसका अंग भी माने, इसको नहीं माने, अंदर इसको अंग माने, यानी संविधान में जो हम फंडामेंटल राइट मान रहे हैं, अंग FR हैं, DPSP हैं, जो हम सब इनको अंग मान रहे हैं इसका, तो प्रस्तावना को भी इसका अंग मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, प्रस्तावना को संविधान के और संविधान से अलग मानना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बहस हुई, तो बस एक हेडिंग बना लो, प्रस्तावना, ठीक, संविधान का अंग है या नहीं, संविधान SC का अंग है या नहीं, ठीक। और इसी के संग में चाहे बना लो, एक दूसरी हेडिंग और बना लेना, प्रस्तावना संशोधनीय मतलब इसमें प्रस्तावना में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, ये दूसरा हेडिंग बना लो एक तरीके से कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ठीक, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, यानी अमेंडेबल, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, दोनों एक साथ लिख लो, अगर एक साथ नहीं लिखे हो अगर, तो इसमें अगर आंसर लिखना चाहो बहुत छोटा सा है, मैं दोनों को एक साथ लिखवाना चाह रहा था कि प्रस्तावना ऐसे ऐसे करके, तो दोनों आप एक साथ लिख लो, 2 क्वेश्चन टाइप में बन जाएंगे, चाहे हेडिंग टाइप में, मैं एक बार में लाइन में बोल दे रहा हूँ, आपको दोनों उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। केस वगैरह ऐसे बहुत सारे हुए थे, मैंने बताया मिनर्वा मिल केस हुआ, LIC केस हुए, ऐसे बहुत सारे केस हैं, तो उसको सबको लिखने का उससे बजाय हम डायरेक्टली एक सीधे मुद्दे पे आ जाएं। जब थॉरली इतना डिटेल में केस आगे फिर से आएंगी तो एक अदर कभी पढ़ लेंगे,
क्योंकि प्रस्तावना ख़त्म ही कर दे आज, 2 मिनट लगेंगे और 3 मिनट ना प्रस्तावना फिर लंबा खींचें, वो सब केस बताएं। तो बोले इसके अंदर, इसमें लिखो कि वैसे देखो बहुत सारे केस हो गए, जैसे एक केस हो गया था बेरूवाड़ी केस हो गया था, ठीक है, और ऐसे एक LIC केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हुआ, केशवानंद भारती केस पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। 1973 में केस हो गया था केशवानंद भारती केस, ठीक। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे मौलिक ढांचा, यानी कि जब एक मुझे केशवानंद भारती का केस हुआ था, केशवानंद भारती, लिख भी लो थोड़ा कोने में लिख लेना, केशवानंद भारती केस, और ये 1970 में हुआ था, 1973 में, ठीक। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। इसमें ही मौलिक ढांचा, संविधान का मौलिक ढांचा, संविधान का, ये साइड में लिख लेना, संविधान का मौलिक ढांचा का सिद्धांत, संविधान का मौलिक ढांचा का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर किसका? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ना, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक साइड में ऐसे लिख लो कि ऐसे बहुत से केस हुए थे। इसमें 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। केशवानंद भारती केस साइड में लिखना, और इसमें अब हम लोग इसका आंसर लिख ले रहे हैं कि क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके दो केस हुए थे, जैसे मैंने बताया बेरूवाड़ी केस बताया, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, LIC केस, SR बोमई केस, ऐसे केस हुए थे। तो किसी केस में कहा कि प्रस्तावना अंग है, किसी में कहा कि संशोधनी है, अगला डिसीजन आया तो अगली बार केस आया तो उसने कह दी नहीं है। ऐसे अगर होते होते कभी होते, तो फाइनल आज क्या चल रहा है, वर्तमान की स्थिति क्या है, तो लिखो वर्तमान में, यहाँ से लिखना वर्तमान में डैश मार के नीचे अगली लाइन से, वर्तमान में डैश मारा, वर्तमान में, और ऐसे डैश नीचे लाइन से वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक। अगली लाइन से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, मतलब पहला पॉइंट एक तरीके से क्या लिखा आपने, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये अगला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखो इसी में, जो इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को। यदि प्रस्तावना में, तीसरा बोल रहा हूँ मैं, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, वो वाला बोल रहा है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन, तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बात समझ में आई? अब बस नोट लिख के, नोट बनाओ एक नीचे, और इसमें लिखो, मतलब तीसरा पॉइंट ये था, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो क्या, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बस यही। अब नोट बना के लिखो, नोट के अंदर लिखेंगे प्रस्तावना में केवल एक बार ही, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, यथा कर लिखो, यथा 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था। इस कोई ब्रैकेट में चाहे लिखना चाहो तो लिख लेना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इतने ज़्यादा इसमें संशोधन हुए थे, तो एक छोटा सा संविधान बन जाएगा,
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है कि इतने बदलाव कर दिए कि अलग से एक छोटा संविधान लग रहा था वो। तो यह था 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी लिखने के बाद ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा लेने हैं, समाजवादी अंडरलाइन कॉमा, पंथनिरपेक्ष इन्वर्टेड कॉमा में इसको भी अंडरलाइन कर लो, और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए, जिसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द में से भी आज ये 3 शब्द जोड़े गए। बोले भैया मेरी रोज मजाक बनाते हैं, आज आपका भी गिरेगा। ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक। प्रस्तावना समाप्त। तो कोई पूछे प्रस्तावना में संशोधन हो गया है, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बस मौलिक ढांचा अब नहीं पाया है। इरेज कर दूं? ये 1973 का केस, केशवानंद भारती केस, ध्यान रखना। अब हेडिंग बनाओ मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर है। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया प्रस्तावना, भाग 3 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक भी बोलना चाहो तो बोल लेना, लेकिन मैंने अंतर बता दिया था आपको। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और तो भाग 3 में अगर मौलिक अधिकार है तो उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे? 11 से 35, 12 से 35, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर बनेगा क्या? मौलिक अधिकार। अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, ठीक है, कुछ भी लिखे मिल जाए, बात एक ही है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल्स राइट अगर लिखना चाहो तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, चलो पूरा, फंडामेंटल राइट्स। कुछ इसके फटाफट फैक्ट्स लिख लो जल्दी जल्दी। भाग 3 में पाए जाते हैं, ठीक है। भाग 3 में एक पॉइंट लिख लिया, दूसरे पॉइंट में लिख लिया क्या? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से 35, ये लिख लिया। ऐसे एक लिखा भाग 3 में, यानी कि एफआर भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35, और यूएसए से लिया गया है, ठीक। यूएसए से लिए गए। यूएसए में एक बिल ऑफ राइट्स नाम से बिल आया था, बिल ऑफ राइट्स। तो उस बिल ऑफ राइट्स में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई थी, तो वो अच्छी बातें हमें अच्छी लगी, और अच्छी बातों को हमने अच्छे तरीके से अपना लिया, ठीक है, लिख लिया। मौलिक अधिकार की परिभाषा लिखो यहाँ, परिभाषा कि मौलिक अधिकार को पूछे तो मौलिक अधिकार को कैसे डिफाइन करोगे, मौलिक अधिकार क्या है। बाकी वो बातें पूछेंगे मौलिक अधिकार कौन कौन से, अलग बात है, लेकिन मौलिक अधिकार क्या है तो क्या बताएंगे मौलिक अधिकार। अब है इसके अंदर परिभाषा में लिखो, परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग आप बताना, अब बताओ क्या सही बोली क्या बोली। चलो कोई बात नहीं, लिखो, मैं लिख देता हूँ। डेफिनिशन, ठीक है। कुछ लोग, बहुत लोग इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, ठीक है। तो नेशन लिख देते, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? DEFINITION, डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बोलेंगे, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन ही होता है, आगे समझ। अच्छा अब लिखें, इसके अंदर इसकी परिभाषा लिखें। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं
मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के, तेज लिखें, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए, जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अब इसमें देखो एक वर्ड आया क्या, भौतिक, और एक आया नैतिक, भौतिक नैतिक, और एक आया क्या, विशेष संरक्षण। इन तीनों वर्ड के मतलब समझे क्या है? भौतिक का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति की भौतिक का मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी चल रही है, ये जो हम ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, बहुत मोटा मतलब समझ लो। और नैतिक का मतलब क्या हो गया? मेंटली स्तर पर क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ देखेंगे तो पढ़ें, जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक, भौतिक का मतलब फिजिकली और नैतिक का मतलब जो मेंटली मानसिक तौर पे अंदर से, तो नैतिक यानी मोरली भी हम बात करें तो मोरली के उनके क्या उद्देश्य होने चाहिए, अच्छी बातें बुरी बातें, वो तो बता रहे हैं भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी है, तो यानी मौलिक अधिकार वो अधिकार है। फिर जिसे संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, यानी कि आपके ये हनन नहीं करे जाएंगे कि आपको एक अधिकार दे दिया, ठीक है आपको ये अधिकार है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कल को हमने अधिकार दे दिया, कोई और आपसे वो छीन सकता है, तो ऐसा नहीं कोई छीन पाएगा। तो संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है कि कोई भी अगर उसको छीनेगा आपसे, कोई भी उसको हनन करेगा मौलिक अधिकार का, तो आप डायरेक्टली कोई सेशनल, पहले सेशनल कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर जो लोकल लेवल पे कोर्ट होते हैं, अगर बाद में बात करें बाद में हाई कोर्ट आ जाएंगे, और हाई कोर्ट के ऊपर से वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। तो आपको ऐसे करके कोर्ट्स की सीढ़ी चढ़नी होगी, पहले आप लोकल लेवल के कोर्ट पे जाएंगे, ठीक है, जहाँ जिले के स्तर के सेशनल कोर्ट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर या फिर डीएम के आसपास वहाँ पे अदालत लगती है तो उन अदालत में आपकी सुनवाई होगी। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट का अगर हनन होते हो आप पा रहे हैं अपने, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का यूज़ करके भी, और आर्टिकल 32 में हम बात करेंगे कि संविधान की आत्मा क्यों कहा है वी आर अम्बेडकर जी ने। तो यानी कि भौतिक नैतिक ये विकास के लिए ज़रूरी है और संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। ये बात समझ में आ रही कि यानी अभी और जैसे हमें अधिकार दिखेगा, 301 की बात करी थी, 301 आर्टिकल जो था इसका क्या नाम, इसका कौन सा अधिकार है? ये हमने बात करी थी ना पीछे, इतने बार पढ़ा था, 301 संपत्ति का अधिकार है ये, ठीक है, ये हमारा संपत्ति का अधिकार है। अब ये अधिकार हमसे छीना जाए तो हम डायरेक्टली हम नहीं जा सकते अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इसकी प्रक्रियाएं हैं अलग, हम बात कर सकते हैं, केस कर सकते हैं अपने, भैया हमारी संपत्ति क्यों छीनी जा रही है, ठीक है मतलब हमारे पास कोई बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे सरकार को रोड निकालनी है, सरकार रोड निकाली तो सरकार के पास ये पावर है कि भाई हमारी वो संपत्ति जब्त कर सकती है रोड के लिए। लेकिन पहले अगर ये संपत्ति का अधिकार पहले पड़ा हुआ था मौलिक अधिकार में, पहले हमारे पास मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के भाग में था, तब कोई ज़मीन छीनता था, हमने पढ़ा था जमींदारी उन्मूलन का कानून लेके आए, समाजवाद में पढ़ा था, तो वो जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर ज़मीन बार बार छीन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि संपत्ति का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, आप छीन नहीं सकते, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे केस दर केस हुए, तो उसमें संपत्ति का अधिकार वहाँ से मौलिक अधिकार से हटा के अब डाल दिया संवैधानिक अधिकार बन गया, संविधान का अधिकार बन गया। तो अब इसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके ये आपकी संपत्ति छीनी जा सकती है राष्ट्र हित में, यानी अपने मजे के हिसाब से। तो 300 आर्टिकल के लिए ध्यान रखना। तो ये इसको विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये भी हमारा अधिकार है कि हम अपनी संपत्ति अपने पास रख सकते हैं। लेकिन कल को मैं बताया ना, यहाँ पे अचानक से तेल निकल आए तो ये संपत्ति हमारी नहीं रहेगी, फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर हम कितना भी कुछ कहें तो अलग से बस मुआवजा वगैरह जो दिया जाएगा वो अलग दिया जाएगा, लेकिन जितना हमने हिसाब से लगाया उस हिसाब से नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे वो तो एक जगह के लोकल के हिसाब से अंदाज़ा लगा के और रेंट सम अमाउंट दे देंगे कि भाई इतना ले लीजिए आप। तो यानी संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है और इसको विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन जो मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो सब हमारे मौलिक अधिकार होने के साथ साथ विशेष संरक्षण भी प्राप्त है किसका? संविधान का। अगर वो हनन होते हुए पाए जाएंगे तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई बहुत अच्छे से करता है और हमारे पक्ष में ही करता है, अगर उसको सबूत अच्छे से मिलेंगे कि हाँ आपके संपत्ति के अधिकार के अलावा जो मौलिक अधिकार हैं ऐसे संवैधानिक, इनको क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार। तो इनके संवैधानिक अधिकार के अलावा जो हमारे मौलिक अधिकार है अगर वो हनन होते हुए पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में उत्तर देता है
अब वो फिर लागू होता है नहीं होता है वो भी हम देखेंगे व्यावहारिक तौर पर। क्या है कि जो मतलब निचले स्तर के लोग हैं उनके हिसाब से तो बहुत उनके मौलिक अधिकार हनन होते हैं, और कोई बड़ा व्यक्ति है तो फिलहाल उनके पहले हनन ही नहीं होते पहले बात तो, लेकिन किसी केस में अगर उनको लगता है ऐसा तो फिर वो उनको सुप्रीम कोर्ट की बदौलत उनको उससे फ़ायदा भी मिल जाता है। तो पहले अब इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, तो इसमें लिखो सब मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार यानी जैसे परिभाषा हेडिंग डाली एक प्रकार हेडिंग डाल लो तो इसमें लिख दो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। अभी फिर हम जब ये पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे संवैधानिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, कानूनी अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, वो हम पहले समझेंगे। लेकिन पहले ये समझ लें हम बहुत अच्छे से, क्योंकि जो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं वो हम लास्ट में समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा? मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन ये पहले 6 नहीं, पहले नहीं 6 थे, लेकिन पहले अभी 6 लिख लो। वो कौन कौन से हैं? तो एक पहला लिखो, क्या लिखेंगे? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, इंग्लिश भी साथ में लिखते रहना, ठीक, नीचे लिख देता रहूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक। इसके बराबर में यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे इसके, ठीक है, यहाँ से ऐसे से एरो मारना, जो कुछ मारो, आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल 14 से कहाँ तक है? 18, 14 से 18 तक, ठीक। ये बात समझ में आई? अब नंबर 2 क्या लिखोगे? स्वतंत्रता का अधिकार, बोलते रहो, लिखते रहोगे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इसके होंगे? 19 से 22 तक, 19 से 22। इसी बीच में देखेंगे 21 ए भी एक आर्टिकल आएगा, मतलब कैसे होंगे? 19, 20, 21, 21 ए, फिर 22, ठीक है। हम पढ़ेंगे बाकी अलग खंड वो हम देखेंगे क्या होते हैं, वो भी देखेंगे। नंबर 3 लिखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, शोषण, ठीक। ये लिखा। इसमें आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल को ART लिख दें या हिंदी में लिखना चाहो अनु करके लिख दो, अनु और डॉट मार दो, ठीक। आर्टिकल 23 व 24। चौथा क्या लिखेंगे हम? लिखते रहना 33 तक में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 25 से 28 तक, ठीक है। 5वां क्या हो जाएगा? कल्चर एंड एजुकेशन राइट, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये हर एक को पता होने चाहिए, मतलब जो पढ़ रहा है उसको भी पता होना चाहिए अधिकार अपने, क्योंकि आप भारत देश में रह रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहा है उनको भी पता होना चाहिए। ये कहाँ से कहाँ तक होंगे? आर्टिकल 29 और 30, 2, ठीक, 29, 30। छठा लास्ट कौन सा अधिकार हो गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। और ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 32। ये ध्यान रखना है। 31 जो कहाँ गया वो हम बात करेंगे अभी कहाँ गया, पहले ये लिख लो।
इंग्लिश लिखनी है इनकी तीनों की। अगर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, ये चौथा वाला फ्रीडम। और ये हो गया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल, EDUकेशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, CONSTITUTIONLREMEDIES, रेमेडीज, REMEDIES हो गया। ठीक, आर्टिकल ध्यान रखो। देखो हम समझेंगे 12 से 35 तक आर्टिकल हैं, यहाँ 14 शुरू हुए, यानी कि 12 और 13 आर्टिकल। एक तो ये मिसिंग लग रहा है आपको। 14, 15, 16, 17, 18 ये हो गए, 19 से 22 तक हो गए, 23, 24 ठीक है, 25 से 28 हो गए, 29, 30 हो गए, इसमें एक 31 आर्टिकल मिसिंग है। ठीक, तो 31 आर्टिकल जो था वही था हमारा संपत्ति का अधिकार वाला आर्टिकल, उसको हटाया गया यहाँ से। अब वो कहाँ डाला गया है? 300A में, आर्टिकल 300A में। और 12 और 13 क्या है? 12 और 13 में परिभाषाएं कुछ दी गई हैं, वो बताई गई हैं। तो जब अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल तो हम देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है समानता का अधिकार वो 14 से 18 तक हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हैं, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संवैधानिक उपचार क्या हो गया, यानी सॉरी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 में, और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में। ये बात समझ में आ गई। अब इसी के नीचे 12 और 13 परिभाषा में लिखवाऊंगा, भी हम लोग एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन लिखना चाहो तो 12 में देखो राज्य की परिभाषा है, 12 में आर्टिकल 12 में लिखवाऊंगा बिल्कुल, अगर मत अभी कन्फ्यूज हो जाओ। अब इसके बाद ही लिखने वाले हैं आर्टिकल 12, सबसे पहले आर्टिकल 12 ही लिखेंगे। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, आर्टिकल 13 में विधि के बारे में बताया गया, यानी लॉ के बारे में बताया गया। ठीक, और हम लिखेंगे अभी ये लिख लिया। अब इसके नीचे पहले लिखो मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। अगली लाइन से लिखो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 44वें संविधान संशोधन ब्रैकेट में लिख लेना 1978। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। अगली लाइन से लिखना 44वें संविधान संशोधन ब्रैकेट में 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, संपत्ति के अधिकार यानी कि आर्टिकल 31 लिख लेना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगली लाइन से क्या लिखेंगे? 44वें संविधान संशोधन ब्रैकेट में 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आप वो सुनना चाह रही हो आर्टिकल 31? 44वें संविधान संशोधन ब्रैकेट में लिखोगे 1978 में हुआ था ना, 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार देखो ऐसे लिख लेना, संपत्ति का अधिकार वो कहाँ था मौलिक अधिकार में? एक तो मौलिक अधिकार में था आर्टिकल 31 था, पहले आर्टिकल 31 जो बड़ा बड़ा आपको वो ध्यान रखो, ठीक है। और एक आर्टिकल था 19, आर्टिकल 19 खंड 1 का F, ठीक। संपत्ति का अधिकार कहाँ का पाया जा रहा था? आर्टिकल 31 में पाया जा रहा था, और दूसरा आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड F में। लिखा? और इसी का हटा के, मतलब जब ये हटाया गया, यहाँ लिख लो हटाकर आर्टिकल 300A जोड़ा गया, आर्टिकल 300A जोड़ा गया। अब क्वेश्चन पूछे आर्टिकल 300A कब जोड़ा गया? तो इसी तभी तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है।
यानी कि 42वें संविधान संशोधन में इसे हटाया और आर्टिकल 300 ये जोड़ दिया। और आर्टिकल 300 भाग कौन से भाग में है? वित्त संपत्ति का अधिकार, वित्त बढ़ना, वित्त संपत्ति समुदायवाद भाग 12। 13 में तो व्यापार था भारत राज्य के, और 11 में संबंध थे, 14 में वो था सेवाएं अधिकरण, 14A में, 15 में चुनाव, 16 में लिखा, फटाफट ये लिखो, संपत्ति का अधिकार हटाकर और 300 आर्टिकल जोड़ दिया गया। फिर अगली लाइन से लिखो, यानी कि ये 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। अब अगला लिखो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 में हुआ था ये, 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, के द्वारा आर्टिकल 21A, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अब तो समझ 21 है तो 21 किस में जोड़ा गया होगा? 14 से 18 तक, और 18 से फिर 19 से 23 तक देखा हमने, तो जोड़ा गया होगा स्वतंत्रता के अधिकार में, है ना? नहीं लिख पाए थे? 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। यानी कि आपको शिक्षा का अधिकार भी है, मौलिक अधिकार, ठीक, हमें पता करें। जो बच्चों को देखा ना, छोटे बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। जो माता पिता उनके बच्चों को नहीं पढ़वा रहे हैं तो उनके माता पिता के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। ये थोड़े बात थी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो 12 से 35 तक आर्टिकल हैं, अब हम इसको एक एक करके आर्टिकल पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल में क्या क्या वो समझेंगे। लेकिन जो अब ये बात समझ में आएगी, आर्टिकल 31 हटा दिया गया, वो किस में था? एक संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार की एक जिक्र और जगह किया गया था, वो आर्टिकल 19 का खंड 1 और उसका उपखंड F, ठीक, उसमें जिक्र वो भी हटा दिया गया। अब आर्टिकल 12 एक हेडिंग बना लो, ऐसे हेडिंग बना, बीच में बना, साइड बना लो। आर्टिकल 12 क्या है, अनुच्छेद 12 क्या है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी से इसके अंदर लिख लो। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा इसमें इस आर्टिकल 12 में है। यानी जब भी किसी आर्टिकल के ऐसे लिखा होगा ना, किसी आर्टिकल में लिखा होता है कि राज्य कुछ ऐसा नहीं कर सकता, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है, राज्य ऐसा है वैसा है ना, तो वो राज्य क्या है? राज्य यहाँ पर, हाँ, नहीं, अब ये संविधान बताएंगे अपने हिसाब से। अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य क्या हो गया? कंट्री। और वैसे अंदर देखेंगे तो हम देखेंगे राज्य का मतलब यूपी, बिहार, ये महाराष्ट्र वगैरह ये राज्य हो गया। अब संविधान की बात करेंगे, संविधान क्या राज्य कह रहे हैं? राज्य का मतलब किस का मतलब राज्य है, ठीक। अब लिख रहे हैं हम लोग राज्य की परिभाषा, इसके अंदर लिख रहे हैं राज्य में शामिल हैं। अब लिखो इसके अंदर, ये राज्य की परिभाषा एक हेडिंग के अंदर, एक हेडिंग बन जाएगी, मोटा लिख लेना, इसके अंदर लिखना राज्य में शामिल हैं, राज्य में शामिल ना, राज्य में शामिल हैं, और डैश लगा के नीचे लिखो क्या क्या राज्य में शामिल हैं। नंबर A, संघ की संसद। अब बात समझ में आई थोड़ी, यानी संसद कोई देखो यूपी बिहार तो नहीं है, ना कोई देश है किसी प्रकार का, लेकिन वो राज्य में आएगा, राज्य है। संघ की संसद और सरकार, संघ की संसद और सरकार, संघ की संसद और सरकार, यानी जहाँ भी बात करी जा रही होगी राज्य ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, तो राज्य का मतलब क्या हो जाएगा? संविधान में संसद और सरकार, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखो B वाला, प्रांत का विधानमंडल, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, हाँ प्रांत। अब मैं फिर से, प्रांत का मतलब क्या हो गया?
अभी बताते हैं। प्रांत का विधानमंडल, विधानमंडल और सरकार। पहले लिख लो चलो। हाँ, राज्य, प्रांत का मतलब राज्य, वेरी गुड। इसको इंग्लिश में प्रोविंस बोलते हैं, प्रोविंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोविंस। इंग्लिश में लिखो PROVIV, PROVINC, प्रोविंस। तीसरा लिखो स्थानीय संस्था एवं, स्थानीय संस्था एवं सरकार की, तीसरा लिखा C वाला, स्थानीय संस्था एवं सरकार की सत्ता का प्रयोग, स्थानीय संस्था एवं, स्थानीय संस्था एवं सरकार की सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, स्थानीय संस्था एवं सरकार की सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, सरकार की सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, करने वाले व्यक्ति। ठीक है। स्थानीय संस्था का मतलब कैसे हो गया कि जो लोकल लेवल पे संस्थाएं, नगर पालिकाएं ये सब बनी हुई हैं, तो वो स्थानीय संस्था एवं सरकार के करने वाले, स्थानीय संस्था एवं सरकार की सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति। और स्थानीय जो सरकार की सत्ता का प्रयोग व्यक्ति तो करेगा, कुछ संस्थाएं भी करेंगी, एवं संस्थाएं, एवं संस्थाएं, सरकार की संस्था, कोई संस्था बनी होगी वो भी सरकार की सत्ता का प्रयोग करेगी। अब एक नोट पॉइंट बनाओ यहाँ पे, नोट सी मतलब डी पॉइंट लिखेंगे, लेकिन इस डी को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना। ठीक है, डी पॉइंट बनाना, लेकिन इस डी को नोट की तरह हाईलाइट कर लेना। जो अगला पॉइंट लिख रहे हैं, राज्य में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य में, इसको ध्यान रखने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, SC, सुप्रीम कोर्ट को SC लिखे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, HC। राज्य में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल नहीं हैं, शामिल नहीं हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, या जिला कोर्ट लिख लो, जिला कोर्ट लिख लो, जिला कोर्ट शामिल हैं, जबकि जिला कोर्ट शामिल हैं। राज्य में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट शामिल नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट शामिल हैं। देखो, जब हम राज्य की बात करा करेंगे, राज्य को ऐसा ऐसा ऐसा, इसका मतलब कि संघ यानी कि केंद्र सरकार, और उसमें संसद की बात हो रही है। संसद में फिर क्या आ जाएगा? संसद में अगर जगह है नहीं, बाकी संसद में लिखी चुके, संसद में तीन कौन कौन आ जाएंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, ये तीन संसद के अंग हैं। तो संसद यानी कि वो भी राज्यसभा, लोकसभा, सब राज्य में आ जाएंगे। और सरकार, जो पूरी सरकार चल रही है, मंत्रिपरिषद बना के सरकार चल रही है, वो सब राज्य के अंदर आ जाएगी। ठीक, राज्य में शामिल हैं ये। फिर प्रांत का मतलब यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब प्रांत हैं। ठीक, ये प्रांत, उनका विधानमंडल। विधानमंडल में क्या दो चीज़ आ जाएंगी? एक तो विधानसभा, ठीक है, विधानमंडल का विधानसभा, और विधान परिषद। विधान परिषद, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके यहाँ विधानमंडल का मतलब ये दोनों, तो वो भी राज्य के अंदर आएगा जहाँ विधान परिषद है, बाकी विधानसभा तो सब राज्य में है ही। तो प्रांत का विधान मंडल का मतलब हो गया विधानसभा, विधान परिषद, और प्रांत की जो सरकार चल रही है उस टाइम करंट में वो राज्य के अंदर आ जाएगी। फिर स्थानीय संस्था लोकल लेवल पे, नगर पालिका, पंचायत सब बनी हुई, वो भी राज्य के अंदर आएंगी। सरकार की और एवं जो सरकार की सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है, यानी कहीं सरकार किसी को लीज पे कुछ दे देती है कि भाई हमारी सरकारी ज़मीन है और आप ऐसे कर रहे हैं, तो उसका जो व्यक्ति अगर सरकार की सत्ता का कुछ यूज़ कर रहा है तो उस टाइम वो भी राज्य के अंदर आएगा।
उस व्यक्ति को भी वो सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो अब आगे संविधान में लिखी है कि राज्य को ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। यानी कि संविधान पे भी लग जाते, संविधान पे लोग व्यक्ति लग जाते हैं नौकरी के लिए, तो मतलब लगे थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन सरकार की सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और कोई संस्थाएँ, अगर संस्थाएँ भी किसी प्रकार से संविधान के, जैसे अगर सरकारी संस्था को एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो प्राइवेट कॉलेजेस के सेंटर जाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस के सेंटर जाए, तो प्राइवेट कॉलेज तो उस टाइम सरकार के नहीं थे, लेकिन जब सरकारी एग्जाम वो कंडक्ट करा रही हैं तो उस टाइम के लिए वो सरकारी संस्था का कुछ प्रयोग कर रही हैं, ठीक है, तो उनके पास कुछ सरकारी सत्ता आएगी, मशीन्स आएंगी, कुछ भी आएगा, तो वो सब प्रॉपर्टीज़ आएगी, यानी कि वो सरकार की सत्ता का प्रयोग करेगी, उतने टाइम के लिए वो भी राज्य के आएंगे। यानी कि जो राज्य को जिस चीज़ों की मनाही करी गई, राज्य को ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो भी वैसा वैसा नहीं करेंगी। बाकी अपने प्राइवेट लेवल पर फिर से कुछ करें, किसी के संग भेदभाव करें, वो अलग लेवल है, उनके अलग केस होंगे, लेकिन उस दौरान एग्जाम के दौरान धार्मिक आधार पर भेदभाव ये सब कुछ हम पढ़ेंगे समानता के आधार पर, वो नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद में कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं वो हमने देखा भी था कि लोकतंत्र के पिलर देखे थे, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, 1 2 3, चौथा नया बनाया जाता है मीडिया, मीडिया को भी कहने लगे थे। तो ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन हो गया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका एक अलग ही है, ठीक है, तो ये अलग है, तो इसने बोल दिया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य में शामिल नहीं है, लेकिन एक जिला न्यायालय है, जिला के स्तर का कोर्ट है, वो राज्य में शामिल है। यानी कि डीएम अगर जो यहाँ बैठेंगे, डीएम जिला कोर्ट में अगर डीएम बैठेंगे, डीएम की भी अदालत लगती है, तो उस टाइम वो क्या है, राज्य के अधीन आएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में लिखी थी, ऐसे अगर बताई गई थी। तो राज्य में बहुत कुछ हो गया, राज्य का मतलब न देश ना मतलब प्रांत। अब जैसे राज्य का मतलब अगर देश कहेंगे तो देश में तो हम भी आ रहे हैं, तो हमें बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम सरकार थोड़ी ना इस टाइम, लेकिन जब सरकारी नौकरी आ जाएगी हमारे हाथ में, तब हमारे का मतलब क्या हो जाएगा कि हम राज्य के अधीन हो जाएंगे। तो सरकार की सत्ता का हम प्रयोग करेंगे, कोई हमें कुर्सी मिलेगी बैठने, कोई टेबल मिलेगी, कोई पेन मिलेगा चलाने के लिए सरकारी, कोई गाड़ी मिलेगी सरकारी, तो वो सब सरकार की सत्ता ही तो है। अब पेन भी सरकारी मिलेगा तो उसमें भी बहुत घपलेबाजी होती है कि आपको पेन यूज़ करना है नहीं करना है, उसमें भी बहुत लोग पता है धांधलेबाजी कर लेते हैं पेन को लेके भी। तो आर्टिकल 13 डालो, आर्टिकल 13 12 समझ में आया अच्छे से? हाँ नहीं ना? चलो आर्टिकल 13 में लिखो। अब आर्टिकल 13 क्या बताता है? विधि के बारे में, ठीक है, विधि, विधि क्या हो गया? लॉ, कानून, लॉ या फिर कानून के बारे में ऐसे करके लिख लो। ये विधि के बारे में बताएगा कि विधि कैसी होनी चाहिए, क्या बनानी चाहिए विधि, विधि के बारे में। लॉ जैसे कानून बोलते ना, एक इस तरह से सबको नींद आ रही है, ये बहुत मज़े में बैठे हो आप लोग, थोड़ा सही से बैठो। उधर की नहीं बन रही है, सही बात है, ठीक है, लिखे इसके अंदर। देखो ना, ऐसे हमने बात करी थी एक बार, जैसे हमने देखा संविधान में भाग हैं, भाग के अंदर क्या मिलेंगे? अध्याय मिलेंगे हमें, ठीक, अध्याय के अंदर मिलेंगे हमें अनुच्छेद, अनुच्छेद के एक अनुच्छेद का क्या होगा? खंड बना हुआ होगा, उस खंड का भी उपखंड हो सकता है, मतलब यहाँ तक तो भाग अध्याय अनुच्छेद खंड होंगे, उपखंड भी किसी में हो सकता है और किसी में खंड भी नहीं होगा। ये तो 3 होंगे। भाग हमने पढ़ा, भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, भाग 3 में अध्याय होगा, मौलिक अधिकार बन सकता है एक अधिकार, बाकी और भी बना सकते हैं अलग अलग से। जैसे एक अध्याय बना दिया इसी में समानता का अधिकार, एक बना दिया स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे अध्याय करके वो बांट सकते हैं। तो अध्याय बटे भाग के अंदर, फिर अनुच्छेद है, अनुच्छेद के अंदर खंड है, तो खंड का मतलब कैसे लिखेंगे? ऐसे अनुच्छेद अगर 13 है, ठीक, तो 13 के ब्रैकेट में ऐसे 1 लिखा होगा, तो 13 खंड 1, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ना है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉज, यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1, अगर मान लो ए और लिखा हो तो सब क्लॉज ए, आर्टिकल 13(1) क्लॉज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसे क्या बोलेंगे? सब क्लॉज, अगर इंग्लिश में बोलना देन। बाकी 13 आर्टिकल 13 खंड 1 और उपखंड ए, ठीक है। तो हम जहाँ ऐसे ब्रैकेट में आगे मिलेगा तो वो खंड है, 13 का भाग 1 है, फिर 13 का 2, 13 का 3, ठीक। बोलने का तरीका क्या होगा? वैसे आप बोल सकते हो आर्टिकल 13 1 में ये लिखा है, 13 2 में, 13 3 में ऐसे लिखा है, ठीक, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन और बहुत उचित तरीका, सबसे उचित तरीका क्या बोलने का? 13 खंड 1, ठीक, अनुच्छेद 13 खंड 1। ये गायब करूँ? नहीं है, चलो
अब आर्टिकल ये 13 लिखा है, विधि के बारे में हो रहा है, तो अब इसमें लिखो आर्टिकल 13(1) क्या कहता है, यानी कि 13 का खंड 1 क्या कहता है। भाग, अध्याय, अनुच्छेद सब हो गए। भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, क्लॉज, सब क्लॉज। अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, अध्याय को चैप्टर बोलेंगे और भाग को क्या बोलेंगे, पार्ट। तो आर्टिकल 13 लिखा, उसके अंदर आर्टिकल 13(1) डालो। 13(1) में लिखो भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व कि ऐसी प्रत्येक विधि, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व यानी पहले, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, देखो हम अगर एग्ज़ाम्स की बात करें, एग्ज़ाम के हिसाब से देखना है तो हमें ये पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स के हिसाब से, वो इतने थॉरली नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें सिर्फ जागरूकता के हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स हैं, हम पढ़ रहे हैं तब, और हम लोग नहीं पढ़ रहे होते, कहीं हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो जैसे हमारे माता पिता हैं कहीं पढ़े लिखे नहीं उन चीज़ों में, तो उनको भी इनका आइडिया होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। इसलिए हम थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, 14-15 में अलग अलग पढ़ेंगे, वरना तो 14 से 18 तक एग्जाम तक याद करे जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक लगा दिया जाता है, इतनी सी बात है। और बाकी लेकिन हमें अंदर ही पढ़ना होगा कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है, एक एक दो लाइन लिख लेंगे। वैसे तो बहुत बहुत बड़े इनके बारे में लाइन लिखी, बहुत बड़ी डिबेट भी हुई थी जब ये आर्टिकल बने थे, तो बहुत सारी जब संविधान सभा में बैठ के उन्हें आर्टिकल 14 के बारे में बात लिख रहे होंगे, 13(1) के बारे में बात लिख रहे होंगे, तो वाद विवाद बहुत सारे हुए थे, वो अलग उनकी डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो एक अलग विषय है कि जिसका रुचि का विषय होता है, वो PhD वर्क कर रहा होता है तो उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खाली मोटी मोटी जानकारी लेंगे जो ज़रूरी है, वरना एग्जाम के हिसाब से, छोटे छोटे एग्जाम्स के हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं कि 13(1) में पूछ लें, आर्टिकल इतना भी नहीं पूछेंगे 13 में है क्या, वो खाली 14 से 18 तक का पूछते हैं, 12-13 सब छोड़ देते हैं। लेकिन 13(1) में क्या लिखा, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, उसके आगे कुछ लिखा, उसके आगे लिखो पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि, पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि, विधि का मतलब समझ आ रहे हैं, लॉ या कानून, ठीक है। बाकी वैसे इन सब में अलग अलग, इन सब में माइन्यूट अंतर होता है, लॉ, विधि, कानून, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर माइन्यूट होता ही होता है। जब हम सोशल पे देखते हैं, सोशल साइंस में देखते हैं, तब लिखा कि पूर्व की प्रत्येक ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, भारत के संविधान लागू होने से पूर्व की प्रत्येक ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। उल्लंघन करती है, कॉमा, उल्लंघन करती है, कॉमा, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, ठीक। इसको जल्दी समझ लो क्या है तेरे, मतलब संविधान, अभी संविधान 26 नवंबर 1949 को आया था, ठीक। बाकी पूरी तरीके से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था पूरा संविधान। 26 जनवरी 1949 संविधान बना, इसमें कुछ प्रावधान आ गए थे, उस टाइम अपना लिए गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया था। इस डेट से पूर्व मान लो, 26 नवंबर से पूर्व, ठीक, जो प्रावधान यहाँ लागू हो गए थे, बाकी यहाँ से 26 जनवरी से। इससे पहले कि कोई भी ऐसा अगर कानून बना है, मान लो कोई कानून ऐसा था कि आपको समानता का अधिकार जो अभी मिला हुआ है, उस समानता के अधिकार को हनन कर रहा है, वो पहले संविधान लागू होने से पहले कि आपकी बहुत सारी समानताएं नहीं थी, और आपने संविधान जब लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद आपको समानता का अधिकार मिला गया, अब वो ये कानून उसमें अड़चन डाल रहा है कि भाई आपका समानता का अधिकार हनन हो रहा है, तो ये विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जहाँ तक हनन कर रही है। यानी इसमें 5 बातें लिखी हैं, समझते रहे ना। समानता का अधिकार में इस समानता का अधिकार जो कानून बना था, इस संविधान से लागू होने से पहले बना मान लो, तो इसमें 5 बातें लिखी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और अब संविधान लागू हुआ तो आपने देखा कि हमारे को तो एक अधिकार मिला हुआ है, ये समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा अधिकार मिला, लेकिन कानून तो ये चला रहा है, ये हमारे कानून जो है ये हमारे समानता का अधिकार को रोक रहा है। तो इसमें देखा कि फिर अब बताया कि संविधान लागू होने से पूर्व अगर कोई ऐसा कानून बना हुआ है, प्रत्येक ऐसी विधि, अगर कोई भी ऐसी विधि है जो विधि मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, अब ये विधि तो, अब ये तो पहले कानून बना हुआ था, ये उल्लंघन कर रहा है ये कानून मौलिक अधिकार का, तो जहाँ तक उल्लंघन कर रही है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, एक वाला पहला वाला पॉइंट उल्लंघन कर रहा है, तो ये शून्य हो जाएगा,
दूसरा भी कर रहा है तो दूसरा भी, अगर ये पाँचों कर रहा है तो पाँचों शून्य हो जाएंगे। यानी उल्लंघन की सीमा तक, जहाँ तक उल्लंघन, अगर मान लीजिए 3 पॉइंट कर रहे हैं और 2 पॉइंट अच्छे लिखे हुए हैं तो 3 तो गए, 3 तो अब लागू नहीं होंगे आज से, 2 मान लिए जाएंगे क्योंकि 2 उल्लंघन नहीं कर रहे हैं मौलिक अधिकार। समझ में आ रहा है? यानी कि प्रत्येक ऐसी विधि, कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, उल्लंघन की सीमा तक, अगर वो पूरा कानून उल्लंघन करोगे तो पूरा कानून लागू नहीं होगा आज से। 26 नवंबर 1949 से अगर जो प्रावधान इसमें अड़ रहे हो, तो चाहे 16 प्रावधान आसपास, 16 प्रावधान के आसपास इस टाइम लागू हो गए थे, अगर ऐसा कोई कानून होगा कि 16 में टिकट डाला हो तो 26 नवंबर से ही मान लिया जाएगा। बाकी 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो गया था, तब कोई ऐसा कानून होगा तो तब वो, यानी कि उल्लंघन की सीमा तक, समझ रहे? अगर पूरा होगा तो पूरा शून्य हो जाएगा, शून्य का मतलब वो आज से लागू नहीं होगा। और अगर उसमें जितनी बातें हैं उतनी बातें छोड़ के ठीक बातें तो ठीक बातें रख ली जाएंगी। सीमा तक का मतलब समझ रहे हैं? आगे ऐसे कई बार शब्द यूज होगा कि उल्लंघन की सीमा तक, तो समझ लेना कि उल्लंघन की सीमा तक कहाँ। 13(1) का मतलब समझ में आया कि यानी कि अभी 13(1) में क्या कह रहे हैं कि संविधान से पहले जो भी ऐसे कानून होंगे तो वो जीरो हो जाएंगे, अगर कोई उल्लंघन कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो चलते रहेंगे। अब 13(2) लिखो, आर्टिकल 13(2), यानी कि 13(2) मतलब 13 और भाग 13 का खंड क्या हो जाएगा 2। इसमें लिखो जैसे आईपीसी और सीआरपीसी की बहुत सारी विधियाँ थी तो वो ऐसे करके हैं तो हटा दी जाएंगी, वो इस पर लागू नहीं होंगी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करें। आर्टिकल 32 में लिखो, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हैं, जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है या करती हैं लिखोगे तो बहुत सारी विधि हो जाएंगी। जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करती है, और यदि राज्य की विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, और यदि वह विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। कुछ समझ में आया? ऊपर वाले की तरह ही है ये बस। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, और यदि वह विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, और यदि वह विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ये क्या मतलब समझा? 13(1) क्या कह रहा था कि संविधान से पहले अगर कोई ऐसा कानून है तो जहाँ तक वो उल्लंघन कर रहा है तो वो शून्य होगा। संविधान से पहले अगर कोई भी ऐसा कानून है जो उल्लंघन कर रहा है तो वो शून्य होगा, और जहाँ तक कर रहा है तो वहाँ तक शून्य होगा। अब 13(2) क्या कह रहा है कि अब तो संविधान लागू हो गया, अब राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा, कोई विधि ऐसी बना रहा हो वो FR का यानी संविधान का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, पूरा कर रहा है तो पूरा कानून लागू नहीं होगा, जहाँ तक कर रहा है तो वहाँ तक। बात समझ में आ गई? ये पहले के लिए बता रहे थे, ये बाद के लिए बता रहा है, ठीक है। और राज्य का मतलब समझ में आ रहा है? राज्य का मतलब सब वो हमने पीछे लिखा, राज्य में शामिल वो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोई अपना आदेश पारित करेगा कि आज से ऐसा होगा, तो यानी कि अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा तो जहाँ तक उल्लंघन कर रहा होगा तो वहाँ तक शून्य हो जाएगा, अगर पूरा उल्लंघन कर रहा होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो पूरा आदेश खारिज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? तो यानी कि ये पहले की बात कर रहा था संविधान से, और ये अब कह रहे कि राज्य अब संविधान लागू हो गया, अब कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करेगी। मतलब आपके मौलिक अधिकार कम भी नहीं करे, एक तो हनन करना, मतलब मौलिक अधिकार आपके 5-6 हैं तो इतने दो को रोक दिया, ये कम करना हो गया और ये पूरा खत्म करना हो गया, तो कम या समाप्त भी करती होगी ना, तो भी वो विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ये बात समझ में आई? पहला क्या कह रहा है? पहले और इसके बाद में आपको ऐसी विधि नहीं बनेगी। आर्टिकल 13 लिखो, 13(3), ये ब्रैकेट में लिखना है 13(3). उपर्युक्त संदर्भों में, उपर्युक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत, विधि का बल, विधि के अंतर्गत
विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला अध्यादेश उपर्युक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। 123(1-3) केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास 213 आर्टिकल। लेकिन लिखा उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, आदेश, नियम विनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम विनियम, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ। नहीं लिख पा रहे हैं? प्रथाएं, परंपराएं लिख लिया था, परंपराएं पहले होगा तो परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ। रूढ़िवादी हमने पढ़ा था ना, ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव बोलते हैं उसे, रूढ़ियाँ। आदेश, नियम विनियम, ठीक, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ और अधिसूचनाएं, अधिसूचनाएं, उपविधियाँ, आदि। अधिसूचनाएं, उपविधियाँ आदि शामिल होंगी। विधि के मतलब हमने लिखा उपर्युक्त संदर्भों में, ठीक है, विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, आदेश, नियम विनियम, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ। अच्छा, और हल्के बोलना है, कहाँ तक लिख लिया आपने? रूढ़ियाँ। उसके बाद लिखो, रूढ़ियाँ के बाद हमने क्या बोला था? रूढ़ियाँ के बाद अधिसूचनाएं, उपविधियाँ भी बोला होगा मैंने, उपविधियाँ, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे पीछे अध्यादेश आगे पीछे कर लो। लेकिन मैंने जो बोला था उस टाइम ऐसे बोला था कि विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, ठीक है, आदेश, नियम विनियम, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, अधिसूचनाएं, उपविधियाँ आदि शामिल होंगी। मतलब ये समझो, इसका मतलब क्या हुआ? लिखा? हल्के लिए बहुत लिख रहे हो, ये बात तो है। देखो, जो आर्टिकल 13(1) में, 13(1) और 13(2) में बात करी गई थी कि संविधान से पहले कोई ऐसी विधि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होगी तो भाई वो शून्य होगी जो मौलिक अधिकार, और बाद में ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। यहाँ देखो, पहले कोई ऐसी विधि नहीं होगी जो एफआईआर का उल्लंघन कर रही हो, बाद में कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो एफआईआर का उल्लंघन कर रही हो, और उल्लंघन कर रही होगी तो वो शून्य होगी, यहाँ उल्लंघन की सीमा तक। अब जो विधि यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है कि प्रत्येक ऐसी विधि जो उल्लंघन कर रही होगी वो सीमा तक शून्य होगी, उल्लंघन की सीमा तक राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। तो 13(3) अब 13(3) ये बता रहा है कि जो विधि है उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत, इस विधि के मतलब इस विधि, जैसे मैंने पता ना राज्य में क्या क्या शामिल है, अब विधि में क्या क्या शामिल हो गए? अध्यादेश, आदेश, नियम विनियम, प्रथाएं, परंपराएं, ये सब विधि में आ जाएंगे अब, ठीक है। उपविधियाँ, यानी विधि का मतलब ये हो गया, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था है जो राज्य है, अब राज्य का मतलब तो देखो, जो राज्य है यानी सरकार है वो तो कानून बनाएगी, अध्यादेश निकालेगी, लेकिन लोकल लेवल पे कोई लोग प्रथाएं बना सकते हैं, कोई अलग अलग लोकल लेवल प्रथा बना दी, किसी ने परंपरा बना दी, किसी ने रूढ़ी अपनी पुरानी चली आ रही वो रूढ़ी लगा दिया, तो वो रूढ़ियाँ, जैसे सती प्रथा वाला, तो वो रूढ़ी चली आ रही, परंपरा पुरानी चली आ रही, तो वो आपके एफआईआर का तो उल्लंघन करेगी। तो ऐसी रूढ़ियाँ, प्रथाएं, उपविधियाँ, अधिसूचनाएं जो भी हैं सब जो एफआईआर का उल्लंघन करेंगी, अब वो सब लोग राज्य के अंदर, तो अगर वो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत आ रहा है, राज्य में शामिल है, तो वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, ठीक। यानी 13(3) विधि को डिफाइन कर रहा है। 13(3) क्या कर रहा है? विधि में अंदर क्या, विधि के अंतर्गत कौन आएगा? अध्यादेश, आदेश, नियम विनियम, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, अधिसूचनाएं, उपविधियाँ आदि, है ना, ठीक। अब 13(4) लिखो, 13(4) एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है। 13(4) बोलूँ? देखो, आर्टिकल 13(4) जहाँ लिखा ना उसके ब्रैकेट में, या फिर यहाँ जैसे आर्टिकल 13(4) आपसे एडिंग डाली होगी आपने, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लो, 24वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है बाद में 13(4), ठीक है। 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1971 में,
तो ये तब जोड़ा गया, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 13(4) आर्टिकल 13(4) ये पहले नहीं था, ये जोड़ा गया है। और कौन सा आर्टिकल से जोड़ा गया है, कौन सा संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। अब ये क्या कहता है, अब दरअसल क्या था ना, बहस बहुत चली थी ऐसे करके, 368 एक आर्टिकल आपको पता है, उस आर्टिकल का मतलब क्या होता है, 368 आर्टिकल का मतलब क्या होता है, संविधान संशोधन करेंगे आप तो वो एक तरीके से नियम कानून थे, एक तरीके से आप कुछ चेंज ही कर रहे हो, नियम विनियम इन चीज़ में, इन विधि में फंसेगा ही फंसेगा। तो बहुत ये बहस होती थी कि भाई आपने चेंज कर दिया, अब वो FR रहा ही नहीं, कुछ हमारा कानून रहा ही नहीं, कुछ अधिकार रहा नहीं। तो ये सब कुछ चेंज करना, ये जो चेंज कर रहे हैं ये क्या विधि के अंतर्गत आ रहा नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आता था पहले। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने एक संविधान संशोधन करा, 24वां संविधान संशोधन, उन्हें 13(4) आर्टिकल जोड़ दिया, उन्हें लिख दिया विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता। लिखो, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता है, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा या नहीं आता है, जो भी सही लग रहा है वो लिख लेना। विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा, यानी क्या क्या सब कुछ तो होगा लेकिन संविधान संशोधन अगर विधि के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वरना संविधान संशोधन शून्य हो जाएगा। क्योंकि पहले कई बार ऐसा संविधान संशोधन करा और उसको शून्य करार कर दिया गया, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, लिखा। अब इसी में देखो ना, दो शब्द एक कभी कभी पूछ लेते हैं, ये 13 हो गया, 13 अब इसी में लिखो आच्छादन, इसी 13 से, आर्टिकल 13 से अलग से लिखना, अगली लाइन से हेडिंग बना के लिखना आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत ये पूछ लेते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है। आच्छादन, बड़ा आ, आधा चा, पूरा छा, उस पर आ का डंडा, दन। आच्छादन का सिद्धांत, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, आच्छादन, ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। जी लिखा। अब अपने भाषा में कुछ भी लिख लो यहाँ पे, बस ये हेडिंग इसमें लिख लो, उल्लंघन की सीमा, कुछ भी। इसका मतलब आच्छादन का सिद्धांत का मतलब समझ में आ गया। देखो, कोई विधि ऐसी बनी हुई है, ठीक है, और ये हमारे पास FR है, ठीक। इस विधि ने क्या करा, वही बात होगी ना, ये विधि अगर FR को ढाक रही है, ये पूरी विधि पूरी FR को ढाक रही है, तो ये पूरी विधि शून्य हो जाएगी। जैसे सूरज ढाक लेता है ना कई बार, तो सूरज पृथ्वी ग्रहण सब पढ़ते हैं, हाँ ग्रहण पढ़ते हैं ना, तो ऐसे सूरज पृथ्वी के सब ग्रहण पढ़ते हैं, तो उनमें ढाका, एक दूसरे को ढाक लेते हैं, तो जितना ढाक लेते हैं उतना हो गया, पूरा ढाक लेते तो पूरा हो गया। तो यहीं पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई विधि ऐसी आई, उसने FR को पूरा ढाक लिया, ठीक है, तो वो क्या पूरी शून्य हो जाएगी। और हो सकता है FR ऐसा इतना ढाका उसने, इतना FR को करा, तो जितना एरिया जो FR को ढाक रही, इतना एरिया शून्य हो जाएगा, इतना एरिया विधि का लागू नहीं होगा, ये वाला एरिया विधि का लागू हो जाएगा। बात समझ में आई। और अगर पूरा ढाक लिया FR को, तो पूरी विधि शून्य हो जाएगी। तो इसलिए ढाकना वाला सिस्टम चले, इसलिए इसको, इसी से आच्छादन का सिद्धांत निकला। उन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, बस खाली इसको लिख लो कि कई बार पूछ ले किसी क्वेश्चन में कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी कि आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 13 से, ठीक। एक ऐसी हेडिंग, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, पृथक्करण लिख लोगे, पृथक्करण, ठीक। और डॉक्ट्रिन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सेवेरेबिलिटी, बिलिटी, SEVERABILITY, सेवेरेबिलिटी। इसका मतलब भी समझ लो,
फिर अपनी भाषा में 1-2 लाइन चाहे जो भी लिख लेना, 1-2 पॉइंट। इसमें क्या हो गया, पृथक्करण, वही चीज़ हो गई। पृथक्करण का सिद्धांत क्या हो गया, पृथक। जैसे अभी ये विधि है, ये FR है, ये FR है और ये विधि है। आच्छादन में क्या देखा था, जितना आच्छाद कर रही है, ठीक है, जितना इसको ग्रहण कर रहा है उतना शून्य है। तो यानी कि मान लिया इसने क्या करा, इसने इतना इसको ऐसे करके ढाक लिया, इतना ढाक लिया इस विधि ने, ठीक। तो अगर मैं ऐसे बना दूँ, ये FR हो गया और एक विधि ये बनाई ऐसे करके, तो ये विधि बनाई ना, तो इसने इतना ढाक लिया, तो ये विधि का इतना हिस्सा, अभी विधि कैसे निकल के आएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इन्हें पृथक कर दिया, अलग कर दिया। जो हिस्सा जो मौलिक अधिकारों का विरोधी था, जो हिस्सा मौलिक अधिकारों को विरोधी का, उस हिस्से को ऐसे निकाल के इन्होंने उसको अलग कर दिया, पृथक कर दिया, और इसको शून्य कर दिया और इसको लागू कर दिया। इसको पृथक्करण का सिद्धांत बोलेंगे। और आच्छादन का मैंने जितना ढाक रही है वो शून्य होगा वगैरह, दोनों मिले जुले एक ही वर्ड है, लेकिन आपको ये वर्ड मिल जाएंगे एग्जाम से, पृथक्करण का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 13, या फिर आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल से संबंधित है, तो भी आर्टिकल 13। समझ में आ गया। बाकी भाषा इसके अंदर बहुत सारी वाद विवाद बहुत सारे होते, वो अब संविधान संशोधन है या नहीं है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, हम वो सब पढ़ेंगे कि अगर ऐसे पारित करा गया तो वो सब हम देखेंगे अभी। ठीक, अभी एक इसमें टॉपिक पनपता है क्या, फोर्स विधि में हम लोग आपको डालेंगे बाद में, जब मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे। अभी खाली यहाँ पे चाहे समझ लेना, हम आगे पढ़ेंगे जब मौलिक अधिकार पूरा पढ़ लेंगे तब। मौलिक अधिकार यानी कि जो FR हैं वो संशोधनीय है या नहीं है, मतलब क्या है कि मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते। संशोधन का मतलब कुछ सुधारना, आगे पीछे करना, घटाना, बढ़ना, जोड़ना, से क्या हमें लग रहा है कि भैया जैसे हमने पहले कर दिया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया, वो मौलिक अधिकार में तो संशोधन किया था, संपत्ति का अधिकार में डाल दिया 300A में, तो क्या जी अब वही अब है क्योंकि आपने संपत्ति का अधिकार हटाया था, अब वो किसी का मौलिक अधिकार था, अब आप हनन कर रहा है, तो ये बातें कर रही ना, आज जैसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का हनन करेगी। अगर मान लो संपत्ति का अधिकार अब है, अब ये रूल लागू हो गया है, ठीक, तो अब ऐसा कोई विधि है और वो हमारा अधिकार हनन कर रहा है, तो ऐसा अगर संशोधनी, अगर मान लो FR संशोधनीय है, संशोधन करा जा सकता है, तो कल को संशोधन पारित होगा, संशोधन पता चला कि आपको समानता का अधिकार दिया जा रहा है ना, वो नहीं मिलेगा कल से, तो वो संशोधन हो गया, वो हट गया, तो आप कुछ नहीं कहोगे। तब ये बात करेंगे कि हम रोकना है, रोकना चाह रहे हैं, वहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा, तो यानी कि वो जो संविधान संशोधन होगा। और हमने देखा क्या है, ये अभी बहुत टसल है इन चीज़ में कि हमने क्या पढ़ा, 13(4) क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं होगा। यानी कि क्या है, हमारा एक FR है, ये FR हमारे पास है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता हमारा क्या है कि हमारे यहाँ रह रहे हैं यूपी में, कल को हम किसी और राज्य में भी रह सकते हैं, हमें हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार है कहीं रहने के लिए और कहीं भी काम करने के लिए, ऐसे हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, और हमें अपने विचार अभिव्यक्ति इन सबका अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। कल एक संविधान संशोधन होगा, मान लो उस संविधान संशोधन ने क्या कहा कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका इधर से उधर जाने का, दूसरे राज्य में और काम करने के, वो हटा दे रहे हैं हम। संविधान संशोधन हो गया, अब क्या हुआ, संविधान संशोधन ने आपके ये 2 अधिकारों को ढाक लिया, मान लिया, ठीक है, आच्छाद कर लिया इनको। अब बात हो रही है कि भाई इसको शून्य करो, लेकिन हमने 13(4) क्या पढ़ लिया, 13(4) क्या कह रहा है, विधि के अंतर्गत तो आएगा नहीं संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन ढाक रहा है ना, कोई हमने ऐसी विधि थोड़ी ना बनाई कि हमने कानून पारित कर दिया कि कल से आपको किसी भी राज्य में ऐसे करके विचरण नहीं करने दिया जाएगा, तो वो विधि बनाई जाती, एक नियम पारित करा जाता। अगर हम बिल लेके आते संसद में और बिल पारित कराते, वो अधिनियम बनता, वो एक्ट बनता जाके, तब तो हम कहते वो आपकी विधि है, तब वो कानून तो विधि के अंतर्गत आएगा, तब वो आपको ढाक रहा है इस अधिकार को, इतने को। लेकिन आपने संविधान संशोधन करा है, संविधान संशोधन विधि में आता नहीं है, ठीक है। तो क्या एक ये टसल चल रही है कि संविधान संशोधन अगर हमारे FR पे कोई हनन करेगा तो वो संशोधनीय है या नहीं है, ठीक है। इस पर अच्छा खासा विवाद रहता है और इस पर फिर दरबदर, तभी तो उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने 24वें संविधान संशोधन से ये आर्टिकल 13(4) जोड़ दिया कि हम अगर कभी ज़रूरत पड़े इन लोगों के अधिकारों के हनन करने की, तो हम संविधान संशोधन के हवाले हनन कर देंगे। अगर कोई कानून लेके आए ऐसे तो आप कोर्ट में पहुंच जाओगे, भैया ये विधि है वो हमारे FR को ढाक रही है, तो आप इसको शून्य करार दो या इसको पृथक्करण करो, ठीक। गुड मॉर्निंग, पृथक्करण करो, ये बात समझ में आ रही।
तो ऐसे करके बहुत सारे विवाद हैं। तो एक विवाद हम ये सब बाद में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार संशोधनी है नहीं, जब मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे अभी मोटे मोटे तौर पर आर्टिकल जान लें, क्योंकि बहुत सारे शंकरी प्रसाद केस हुए 1951 में हुआ, ठीक है। उसके बाद सज्जन सिंह केस हुआ, गोलकनाथ केस हुए, ऐसे करके बहुत सारे केस हुए जिनमें डिसाइड हुआ कि मौलिक अधिकार संशोधनी है या नहीं है। तो आर्टिकल 13 जैसे हो गया, आर्टिकल समानता का अधिकार डालें हेडिंग या अब इतना रहने दें? चलो आज इतना रहने दें, कल से हम समानता का अधिकार वगैरह पढ़ेंगे 14 से 18। हाँ नींद आ रही है आप लोग काफ़ी, मैं समझ रहा हूँ। फ़ायदा फिर क्या ना, अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं।